नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल ग्रेडियंट एकेडमी सिर्फ ज्ञान और शिक्षा में। दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा की तैयारी का यह सीरीज चल रहा है हमारे चैनल के द्वारा। इसमें अभी तक हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आज मैं आप सभी के लिए चौथा प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। ये चौथा प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। इसमें हिंदी के और अंग्रेजी के 30 प्रश्न हैं यहाँ पे दोस्तों। उसके बाद समान अध्ययन के ये प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों। 31वां प्रश्न देखिए, पदार्थ की किस अवस्था की आकृति अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं यहाँ पे। पूरा 150 प्रश्न है दोस्तों। जैसा कि आपके परीक्षा में विभिन्न विषयों से मिक्स प्रश्न पूछा जाएगा, उसी तरह का प्रश्न सेट हमारे एक्सपर्ट टीम के द्वारा बनाया गया है। आप परीक्षा देने जा रहे हैं, कम से कम 5-10 प्रैक्टिस सेट का अभ्यास करके जाएं। अभ्यास करने से क्या फायदा होगा आपको? तो टाइम मैनेजमेंट फायदा है सबसे पहले, कि ऐसा नहीं कि आप आधा ही प्रश्न बनाएं तब तक आपका टाइम खत्म हो जाए। आप गणित के कठिन प्रश्नों से ना उलझे, जो ज़्यादा समय ले रहा है उसे छोड़ दे, आगे बढ़े, उसे लास्ट के लिए छोड़ दे, उसको रिव्यू कर दे दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए दोस्तों, 75 नंबर प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा सैन्य संघर्ष कब हुआ? भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया? ये सामान्य अध्ययन के प्रश्न हैं दोस्तों। और उसके बाद आप देख रहे हैं विषय से, जहां पे इतिहास, भूगोल, नागरिक, ईवीएस, पर्यावरण अध्ययन, करेंट अफेयर्स, गणित, रीजनिंग, सभी विषयों से यहाँ प्रश्न को उठाया गया है दोस्तों। आप यहाँ देख पा रहे हैं, श्वेत रक्त कण का जीवन काल है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लोग आगे देखते हैं 111 नंबर प्रश्न। ऐसे करके पूरा 150 प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए और एक कॉपी कलम लेकर के बैठे, खुद भी दोस्तों बनाते रहें। और यदि आप पहले से उत्तर जानते हैं तो कमेंट के माध्यम से भी हमें जरूर अपना उत्तर बताएं। ये देखिए दोस्तों, हम लोग अब पहुंच रहे हैं 150 नंबर प्रश्न पे हम लोग पहुंच गए। वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों 150 प्रश्नों का यह प्रैक्टिस सेट है, चौथा प्रैक्टिस सेट। अगर आप अभी तक पहले, दूसरे और तीसरे प्रैक्टिस सेट का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध है, आप वहां से देख सकते हैं, या हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें इस नंबर पे जो नीचे आपको दिख रहा है। हम आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे लिंक दोस्तों, सभी वीडियोज़ का और प्रैक्टिस सेट का, जिससे आप आसानी से देख पाएंगे। तो आइए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे देख सकें। दोस्तों, तैयारी वाले ग्रुप से जुड़ने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और सभी विषयों का वेरी इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स, पीडीएफ वस्तुनिष्ठ प्रश्न और प्रैक्टिस सेट, स्पीड टेस्ट सीरीज का प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं दोस्तों। संपूर्ण सटीक सिलेबस के अनुसार और सबसे बेहतर तैयारी हमारे एक्सपर्ट टीम के द्वारा कराई जा रही है दोस्तों। तो जल्द से जल्द जुड़े दोस्तों। अब परीक्षा में कम समय है, कुछ ऐसे भाई बहन हैं जिनके परीक्षा में 2-3 दिन का समय ही शेष है। ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में दोस्तों रिवीजन जरूर करें दोस्तों। ये सभी प्रश्न आपकी नज़रों से एक बार तो कम से कम जरूर गुजरना चाहिए, ताकि आप जब बैठे कंप्यूटर पे सीबीटी के लिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, तो जैसे ही आपके आंख के सामने वो प्रश्न आए तो आपको ये लगे कि हाँ, इसका उत्तर ये होगा, हमने ऐसा देखा है, मेरी आंखों से ये गुजरा है प्रश्न। ठीक है, तो आप जरूर एक बार इन सभी प्रश्नों को गुजारे दोस्तों अपनी आंखों से, नज़रों से। अब आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। विषय सबसे पहले 30 नंबर का हिंदी और इंग्लिश का प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से
सही शब्द को चुने। तो देखा गया है दोस्तों बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में ऐसे प्रश्न रहे हैं दोस्तों कि कोई शब्द दे दिया गया और आपको बताना है कि उसमें शुद्ध कौन है अशुद्ध कौन है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे तुष्टीकरण, तुष्टीकरण सही कौन सा है चारों में से, ये आपको बताना है। कमेंट के माध्यम से दोस्तों हमें जरूर बताइए। तो जो दोस्तों बी में लिखा हुआ है वो सही है, तुष्टीकरण। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए कुछ शब्द मैं यहां बताता हूं। आविष्कार इस तरीके से लिखा जाता है, आर्द्रता ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, दिवाली ऐसे लिखा जाता है, प्रामाणिक इस प्रकार से लिखा जाता है, प्रतिनिधि इस प्रकार से लिखा जाता है, व्यावसायिक इस प्रकार से लिखा जाता है दोस्तों, और वेशभूषा इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इन सभी शुद्ध शब्दों का ध्यान रखें दोस्तों। पीडीएफ में बहुत सारे उपलब्ध हैं, वो लेके आप देख सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पे शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है, ये जो पंक्ति आप देख रहे हैं इसके रचयिता कौन है ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये पुष्प की अभिलाषा से है। इस पाठ का नाम क्या है? पुष्प की अभिलाषा। और सही उत्तर होगा माखन लाल चतुर्वेदी। इसके रचयिता कौन है? तो माखन लाल चतुर्वेदी हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, आदमी कैसा शब्द है? आदमी कैसा शब्द है? तो सी फारसी शब्द है। आदमी दोस्तों फारसी शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, इनमें से किस विकल्प में सही संधि है? अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें सही संधि है। तो सभी को पढ़े दोस्तों, उत्तर जोन अयन, उत्तरायण, तथा जोड़ एव, तथेव, तथैव होना चाहिए। तो दोस्तों चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सत जोड़ गति सदगति। अब आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? आपको बताना है सकर्मक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। सभी ऑप्शंस को एक बार पढ़िए दोस्तों। रमेश भोजन कर रहा है, रेशमा बदायूं जा रही है, तारे टिमटिमा रहे हैं, नदी बह रही है। इन चारों में किसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन ए, रमेश भोजन कर रहा है, इसमें सकर्मक क्रिया है। क्या कर रहा है? तो भोजन कर रहा है। बदायूं जा रही है, आप कहिए क्या जा रही है? कुछ उत्तर नहीं मिलेगा। तारे टिमटिमा रहे हैं, क्या टिमटिमा रहे हैं? कुछ उत्तर नहीं मिलेगा। नदी बह रही है, क्या बह रही है ना? तो कुछ इसका ऑप्शन आपको उत्तर में नहीं मिलेगा। इसलिए ये जो बी सी डी आप देख रहे हैं ये अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया नहीं है, जबकि ए जो है वह सकर्मक क्रिया है। अब क्या जा रही है इसे आपको कुछ उत्तर नहीं मिलेगा, लेकिन कौन जा रही है? तो रेशमा जा रही है। कहाँ जा रही है? तो बदायूं जा रही है। तो कौन और कहाँ नहीं लगाए दोस्तों, आप क्या लगा के प्रश्न करके और फिर सकर्मक क्रिया की पहचान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छठा प्रश्न देखिए, इनमें से ईख शब्द का तत्सम शब्द है। अब आपको ईख शब्द का तत्सम शब्द बताना है यहाँ पे कि ईख का तत्सम शब्द क्या होगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, इक्षु। इक्षु ईख का तत्सम शब्द होता है। जैसे आंख का अक्षी होता है, आधा का क्या होता है? अर्ध होता है। आज का अद्य। अब पीला का क्या होता है? पीत होता है। पीतांबर कहा जाता है जो पीले वस्त्र को धारण करते हैं। तो पीला का तत्सम शब्द क्या होगा? पीत होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न देखिए, इनमें से अंतस्थ व्यंजन है।
आपको बताना है कि अंतस्थ व्यंजन कौन है इनमें से। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं य र ल व अंतःकरण के माध्यम से उच्चारित होते हैं। इनके उच्चारण में क्या होता है दोस्तों, तो जिह्वा का अगला भाग मसूड़े को छूता है, इसलिए ये सभी अंतस्थ व्यंजन है। कौन कौन, य र ल व। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं 8 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना है। आपको बताना है परा उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है। 8 नंबर प्रश्न में दोस्तों कमेंट के माध्यम से हमें फटाफट अपना उत्तर जरूर बताएं दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पराधीन। पराधीन, क्योंकि परामर्श, पराभाव और पराजय ये सभी परा उपसर्ग से बने हैं दोस्तों। तो दोस्तों 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी, पराधीन। जब पराधीन का आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, पर जोड़ अधीन, है ना, इसलिए बी सही उत्तर है 8 नंबर के प्रश्न का। 9 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से तद्भव और उसके तत्सम शब्द रूप का एक युग्म अशुद्ध है, वह है। आपको बताना है तत्सम और तद्भव का यहाँ युग्म दिया हुआ है चारों ऑप्शन में, कौन सा एक ऐसा है जो अशुद्ध है, गलत है, यह आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रहट और हट। ये गलत है दोस्तों, बाकी सभी सही हैं। 10 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कबूतर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। कबूतर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है यहाँ पे दोस्तों। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन, आप कमेंट के माध्यम से हमें उत्तर जरूर बताएं दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बासंत। कबूतर का क्या क्या होता है पर्यायवाची शब्द, हारित होता है, रक्त लोचन होता है, परेवा होता है, जो आप ऑप्शन ए सी डी में देख रहे हैं, कपोत भी होता है दोस्तों, परावत भी होता है। तो बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। राज्यपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना जो वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य एवं सर्व स्वीकृत समझी जाती है वह कहलाती है। वह सूचना क्या कहलाती है जो राजपत्र में प्रकाशित होती है और वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य एवं सर्व स्वीकृत समझी जाती है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अधिसूचना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है दोस्तों। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद को। मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है। और कलम का जादूगर पूछा जाए तो राम वृक्ष बेनीपुरी को, राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रेमचंद की एक रचना है। प्रेमचंद की एक रचना आपको बताना है यहाँ पे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ये सभी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। जो आप तीनों देख रहे हैं ये सभी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। इसके साथ साथ रंगभूमि, गबन, गोदान, सेवा सदन इत्यादि उपन्यास भी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, निम्न में से कौन प्रेमचंद की रचना नहीं है। उसमें 3 रचना प्रेमचंद की रहेगी और 1 रचना किसी अन्य लेखक की रहेगी। तो आप ये याद रख ले दोस्तों जो बताया गया है। 14 नंबर प्रश्न देखिए। संविधान के किस अनुच्छेद के कारण हिंदी भारत की राज्य भाषा है। अर्थात संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि हिंदी भारत की राज्य भाषा है, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343 ए। ठीक है, ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। 15 नंबर देखिए। रामचरितमानस में कितने कांड है। रामचरितमानस में आपको बताना है कितने कांड है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तुलसीदास जी हैं।
और रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? वेदव्यास हैं। रामचरितमानस में कितने कांड हैं दोस्तों? तो 7 कांड हैं। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, 7 कांड हैं। कौन कौन से हैं? तो बाल्य कांड है, अयोध्या कांड दूसरा हो गया, अरण्य कांड हो गया तीसरा, चौथा हो गया किष्किंधा कांड, पांचवा हो गया सुंदर कांड, छठा हो गया लंका कांड या युद्ध कांड, और 7वां क्या है? उत्तर कांड है। तो ये 7 कांड है, 7 कांड है रामचरितमानस में दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड अर्बन। अर्बन वर्ड का एंटोनिम आपको बताना है, उल्टा शब्द क्या होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रूरल। रूरल होगा दोस्तों, ग्रामीण है ना। रूरल का हिंदी क्या होता है? ग्रामीण। चलिए 17 देखिए। डैश आई आस्क अ क्वेश्चन, यस ऑफ कोर्स। परमिशन लिया जा रहा है, क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं? तो यहां पे परमिशन लेने के लिए किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। तो 17 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अब 18 देखिए। लास्ट ईयर देयर वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ मैंगोज डैश द ट्री। इन द ट्री होगा, विद द ट्री होगा, एट द ट्री होगा, ऑन द ट्री होगा। यह प्रीपोजिशन का यूज है, यहाँ पे ये बताना है आपको कि कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पे एकदम सही होगा एग्जैक्टली। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ऑन द ट्री। लास्ट ईयर देयर वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ मैंगोज ऑन द ट्री। 19 नंबर प्रश्न देखिए। द ट्रीज हेयर आर रियली ब्यूटीफुल। द ट्रीज हेयर आर रियली ब्यूटीफुल डैश डैश द स्प्रिंग। अब यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा ये बताना है यहाँ पे दोस्तों। तो सी, ड्यूरिंग। ड्यूरिंग सी लगेगा दोस्तों। द ट्रीज हेयर आर रियली ब्यूटीफुल ड्यूरिंग द स्प्रिंग। बसंत सीजन में जो पेड़ है वो बहुत ही सुंदर दिखते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न। आई लिव डैश द रिवर। आई लिव डैश द रिवर, क्या होगा यहाँ पे प्रीपोजिशन? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, आई लिव अक्रॉस द रिवर। ठीक है, आई लिव अक्रॉस द रिवर, मैं नदी के किनारे रहता हूं, मैं नदी के उस पार रहता हूं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर विल अपीयर डैश टेलीविजन टूनाइट। यहां पे कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? तो ए लगेगा, ऑन। द प्राइम मिनिस्टर विल अपीयर ऑन टेलीविजन टूनाइट। आज प्रधानमंत्री का टेलीविजन पे कार्यक्रम है आज रात्रि। 22 नंबर प्रश्न देखिए। आई लाइक टू ईट कुकीज डैश आई लाइक टू ड्रिंक मिल्क। अब यहां पे कौन सा प्रीपोजिशन आप लगाइएगा दोस्तों? अब यहाँ पे इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है दोस्तों, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। तो सी सही उत्तर होगा, आई लाइक टू ईट कुकीज एंड आई लाइक टू ड्रिंक मिल्क। एंड क्या है? कंजंक्शन होता है। 23 नंबर प्रश्न देखिए। डैश ऑल हर फ्रेंड्स वेयर ऑन हॉलीडे। सी वॉज अलोन। क्या होगा यहाँ पे? कौन सा वर्ड यहाँ पे सही होगा? आप यहाँ फिल करेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंस ऑल हर फ्रेंड्स वेयर ऑन हॉलीडे सी वॉज अलोन। ठीक है, 24 नंबर देखिए। दे डैश हर एंड ट्रस्टेड हर फॉर ईयर्स। क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, दे न्यू हर एंड ट्रस्टेड हर फॉर ईयर्स। अब क्या देख रहे हैं? एंड ट्रस्टेड हर है, पास्ट टेंस का ये वर्ब है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? पास्ट टेंस का वर्ब होगा, दे न्यू हर एंड ट्रस्टेड हर फॉर ईयर्स। 25 नंबर देखिए। एवरी मॉर्निंग शी डैश अप अर्ली एंड गेट्स रेडी फॉर वर्क।
इसमें कौन सा वर्ड सही होगा दोस्तों, ये आपको बताना है। तो सही होगा दोस्तों ऑप्शन डी, एवरी मॉर्निंग शी वेक्स अप अर्ली एंड गेट्स रेडी फॉर वर्क। उसका हैबिट यहां दिखा रहा है, नहीं तो हैबिट दिखाने के लिए क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, तो वेक्स होगा वहां पे। 26 नंबर, पीपल डैश वॉक ऑन ग्रास। क्या होगा दोस्तों, सही उत्तर बताइए यहां पे। तो 26 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पीपल मस्ट नॉट वॉक ऑन ग्रास। ठीक है दोस्तों, तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीपल मस्ट नॉट वॉक ऑन ग्रास। 27 का देखिए, डैश यू स्पीक एनी फॉरेन लैंग्वेजेस। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा वर्ड होगा। 27 नंबर के ऑप्शंस को थोड़ा ध्यान से पढ़िए और फिर हमें कमेंट के माध्यम से उत्तर बताइए क्या होगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कैन यू स्पीक एनी फॉरेन लैंग्वेजेस। क्या आप कोई भी विदेशी भाषा बोल सकते हैं, तो डी सही उत्तर होगा कैन। चलिए 28 देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 टुक प्लेस डैश द 20th सेंचुरी। क्या होगा यहाँ पे, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 टुक प्लेस इन द 20th सेंचुरी। 29वां प्रश्न देखिए, दे बिल्ट दिस टेम्पल 3000 years अगो, दिस मस्ट डैश अ ग्रेट सिविलाइजेशन। क्या होगा यहाँ पे, इसको एक बार और पढ़िए दोस्तों और फिर ऑप्शंस को पढ़े और फिर हमें उत्तर बताने का प्रयास करें। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैव बीन। दे बिल्ट दिस टेम्पल 3000 years अगो, दिस मस्ट हैव बीन अ ग्रेट सिविलाइजेशन। 30 नंबर प्रश्न देखिए, I wanted to go to the park डैश माई मदर रिफ्यूज्ड। अब यहाँ कौन सा भरेंगे आप वर्ड कि ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बट। आई वॉन्टेड टू गो टू द पार्क बट माई मदर रिफ्यूज्ड। दोस्तों 31 नंबर प्रश्न देखिए, पदार्थ की किस अवस्था का आकृति अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है। ऐसी कौन सी अवस्था पदार्थ की है जिसकी आकृति अनिश्चित होती है और आयतन निश्चित होता है, तो द्रव अवस्था होगा, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा दोस्तों। अब ठोस अवस्था का क्या होता है, तो आकृति भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है, और द्रव अवस्था का आकृति अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, और गैसीय अवस्था अगर पूछा जाए तो आकृति भी अनिश्चित और आयतन भी अनिश्चित, ये दोनों अनिश्चित होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न, रक्त का थक्का निर्माण में सहायक होता है। रक्त के थक्का निर्माण में कौन सहायक होता है, तो सी, प्लेटलेट सही उत्तर है। 33 देखिए, अवसर की समानता संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो समानता 16, समानता 16 सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 16। 34 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, पहली संविधान संशोधन के द्वारा। 9वीं अनुसूची को पहली संविधान संशोधन जो कि 1951 ईस्वी में हुआ था उसके द्वारा जोड़ा गया। अब दोस्तों आप एक नंबर याद रखिए, 1, 52, 73, 74, जैसा कि आप ABCD में देख रहे हैं 1, 52, 73, 74, ये क्या है, तो पहली संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची, 52वीं संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची, 73वें संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची, 74वें संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची। तो इसलिए आप 10 बार बोलिए इसको, 1, 52, 73, 74, जैसे आप किसी का मोबाइल नंबर याद रखते हैं ठीक उसी प्रकार से इस नंबर को याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। 1, 52, 73, 74, 1, 52, 73, 74 क्या है, तो ये चारों अनुसूचियों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है उसका यह ट्रिक है।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 35 नंबर प्रश्न। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं ये बताना है दोस्तों। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोहन यादव। म से मध्य प्रदेश और म से मोहन यादव, म है ना दोनों में, तो मध्य प्रदेश मोहन यादव। यहाँ भजन लाल देख रहे हैं तो ज है, राजस्थान में ज है ना, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं भजन लाल। ठीक है, याद रहेगा, इस ट्रिक से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। भजन लाल शर्मा ये कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों। और आप देख रहे हैं विष्णुदेव, तो विष्णुदेव कहाँ के बने हैं? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव। इस ट्रिक से आप याद रखिएगा। 36 नंबर देखिए, बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ है? बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ है? तो रोहतास में है, ए सही उत्तर होगा इसका। 37 देखिए, एशिया का सबसे बड़ा नक्षत्र भवन कहाँ है? एशिया का सबसे बड़ा नक्षत्र भवन तो पटना में है दोस्तों। 38 देखिए, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, सी सही उत्तर है। ठीक है, आपको कराया गया है, इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार ये सब बताया गया कि मौलिक जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, वो अमेरिका के संविधान से है। फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से है। ये सब कराया गया दोस्तों, वो पूरा वीडियो देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। 39 नंबर प्रश्न देखिए, हर घर गंगा जल योजना के माध्यम से किन जिलों को घर तक पाइप के द्वारा गंगा जल उपलब्ध कराने का व्यवस्था किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, राजगीर, बोधगया, नालंदा। इन तीनों जिलों को पाइप के माध्यम से हर घर गंगा जल योजना के माध्यम से गंगा जल उपलब्ध कराया जा रहा है। 40 नंबर देखिए, जैसा कि फरवरी 2024 में जारी आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा में बताया गया है, अप्रैल दिसंबर 2023 के दौरान हेडलाइन मुद्रास्फीति दर क्या थी? क्या थी दोस्तों? करंट अफेयर से एक क्वेश्चन आ गया, तो बी 5.5%। 41 देखिए, लोकसभा के अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो ए 552 हो सकती है। वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? अब आपको बताना है भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं दोस्तों। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 6 राष्ट्रीय दल हैं। कौन कौन? तो एक आम आदमी पार्टी को दर्जा मिला है राष्ट्रीय दल का, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भाजपा भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये 6 पार्टियां हैं जो वर्तमान में राष्ट्रीय दल हैं दोस्तों भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया? इन ऑप्शंस को पढ़िए, कृषि, भूमि सुधार, गरीबी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 1951 से 1956 तक। चलिए अब देखिए यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया? तो किस पर दिया गया? तो ए, उद्योग पर जोर दिया गया दोस्तों। 45 नंबर देखिए, वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था है, वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, मिश्रित है। 46 देखिए, हरित क्रांति से किस फसल की पैदावार अधिकतम हुई? तो गेहूं की, ए सही उत्तर है। 47 देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन।
48 देखिए, कौन से इलाके हरित क्रांति की वजह से समृद्ध हुए? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये सभी क्षेत्र जो है वो समृद्ध हुए हरित क्रांति से। 49 देखिए, नीली क्रांति का संबंध है, इनमें से नीली क्रांति का संबंध किससे है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से है। इसके साथ साथ दोस्तों देखिए श्वेत क्रांति का, जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में ये पूछा गया है। तो दूध के उत्पादन से है श्वेत क्रांति। रजत क्रांति अंडा के उत्पादन से है। पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन से है। लाल क्रांति मांस एवं टमाटर के उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति प्याज, औषधि और झींगा के उत्पादन से संबंधित है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए 50 नंबर प्रश्न, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? यह आपको बताना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन यह भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं। ठीक है दोस्तों, वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक है। 1970 ईस्वी में भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी दोस्तों। चलिए 51 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत किस राज्य से की गई? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुजरात। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत गुजरात राज्य से की गई। 52 देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? 52 नंबर प्रश्न में दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, पांचवी, 1974 से 1978 तक। 53 देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो सी, 1952 ईस्वी में। 54 देखिए, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? तो सी, आय एवं व्यय। 55 देखिए, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल होता है। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ए, 5 वर्षों का। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 56 नंबर प्रश्न, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो 12वीं सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 12वीं भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। कार्यकाल क्या था दोस्तों इसका? समय क्या था? तो 2012 से 2017। पहली का क्या था? 1951 से 1956। और अंतिम 12वीं का क्या था? 2012 से 2017। कैसे याद रहेगा? 12 में खत्म हो गया, 12 में लास्ट हो गया। 12वीं का 12 कार्यकाल है, 12 से लेकर के 17 तक। ठीक है, चलिए अब देखिए 57 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो बी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए इत्मीनान के साथ, तब आपको पता चलेगा कि कैसे, किस पैटर्न पे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। ये आपको पूरा पैटर्न पता चलेगा, इस तरीके से प्रश्न आता है दोस्तों। भारत में वित्त आयोग की स्थापना कब की गई? भारत में वित्त आयोग की स्थापना कब की गई? तो 58 का सही उत्तर है ऑप्शन है 1951 में। दोस्तों हमारी एक्सपर्ट टीम के द्वारा ये तैयार किया गया है प्रश्न पत्र का एक प्रारूप है दोस्तों। प्रश्न पत्र आपको इसी प्रकार से रहेंगे, इसी प्रकार से उसमें प्रश्न आपको रहेंगे और
कुल 150 अंक का यह वीडियो है दोस्तों, तो पूरा अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। और अभी तक आप स्पीड टेस्ट सीरीज ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, कोई भी प्रैक्टिस सेट का अभ्यास नहीं किए हैं, तो अभ्यास करने के लिए नीचे दिए हुए हमारे नंबर पर संपर्क करें और व्हाट्सएप पे पीडीएफ फॉर्म में प्राप्त करें प्रैक्टिस सेट और उसका उत्तर भी, और बना करके अपनी तैयारी को परखें दोस्तों कि आपको किस विषय में और रिवीजन करने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं अब 59 नंबर प्रश्न, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग, अभी 15वां वित्त आयोग ही चल रहा है दोस्तों। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष आपको बताना है दोस्तों। 15वां वित्त आयोग का कार्यकाल क्या है? 2022-23 से लेकर 2025-26 तक, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर एन.के. सिंह। 59 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एन.के. सिंह। 60 देखिए, भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ? भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ? तो सी 1962 में, सी सही उत्तर होगा। 61 देखिए, चीन ने तिब्बत को कब हड़प लिया? चीन ने तिब्बत को कब हड़प लिया दोस्तों? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में चीन ने तिब्बत को हड़प लिया। 62 देखिए, भारत ने दलाई लामा को कब शरण दी? तो ए 1959 ईस्वी में। 63 देखिए, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो मैक मोहन रेखा। क्या? मैक मोहन रेखा कहलाती है। और रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, और डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच की है। अब चलिए हम लोग देखते हैं 64 नंबर प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच पहला सैन्य संघर्ष कब हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच पहला सैन्य संघर्ष कब हुआ दोस्तों? तो ऑप्शन सी, 1947 से 1948 में, ठीक है, जब पीओके को हड़पा गया पाकिस्तान के द्वारा। और अभी तक 4 युद्ध हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच। कितने युद्ध हुए? 4 युद्ध हुए हैं दोस्तों। कब कब? तो एक तो आप देख रहे 1947 से 1948 का, जिसे कश्मीर युद्ध भी कहा जाता है, प्रथम कश्मीर युद्ध। और इसके बाद दोस्तों 1965 में हुआ, 1971 में हुआ, और 1999 में कारगिल युद्ध। ये 4 युद्ध पाकिस्तान के और भारत के हुए हैं। 65 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, सिंधु जल संधि किन देशों के बीच हुआ? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत और पाकिस्तान। 66 देखिए, सिंधु जल संधि कब हुआ? तो ऑप्शन ए, सितंबर 1960 में। यहां से गणित का प्रश्न है दोस्तों। गणित का प्रश्न तो स्पेशल वीडियो में बताया जाता है, उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप देख सकते हैं। ये सभी गणित के प्रश्न को काफी आसान तरीके से हल किया गया है। 68 देखिए प्रश्न, एक संख्या रेखा पर जब हम एक धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो हम किधर ले जाते हैं? किधर ले जाते हैं जब एक धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं? ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, बाईं ओर ले जाते हैं। आप देखेंगे संख्या रेखा, देखिए इस प्रकार से यह संख्या रेखा है, और इस संख्या रेखा पर क्या होता है? 0 होता है बीच में। अब बाईं ओर माइनस वाला ऋणात्मक पूर्णांक होता है, और दाहिने तरफ धनात्मक पूर्णांक होता है। और जब कभी आप जोड़ेंगे इसमें संख्याओं को तो आपको दाहिने तरफ जाना होगा। आप जब भी जोड़िएगा तो दाहिने तरफ, और घटाने के लिए क्या करिएगा? अब बाएं तरफ जाइएगा घटाने के लिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 4 है, 4 में से आपको 1 घटाना है, तो आप 4 पे हैं, आप किधर जाएंगे? बाईं तरफ जाएंगे ना, तब ना 3 पे पहुंचेंगे। तो यही ये प्रश्न था कि इसको क्या करेंगे, किधर जाएंगे घटाने के लिए? तो बाईं तरफ जाएंगे। और 4 है और आपको इसमें 1 जोड़ना है, तो आप क्या करिएगा? दाहिने तरफ जाइएगा, है ना, तो 5 हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों काफी सिंपल तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ बताया गया है। आप दोस्तों गणित का हमारा
ग्रेडियंट गणित करके प्लेलिस्ट है, जहां कई वीडियोस हैं बेसिक गणित के, उन्हें ज़रूर देखें दोस्तों। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, या फिर आप हमें व्हाट्सएप करें, सर गणित के वीडियोस का लिंक सेंड करें, हम आपको सेंड कर देंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 71 नंबर प्रश्न देखिए, विषय से यहाँ पे आ गया प्रश्न। ये वीडियो सभी वर्गों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं, 6 to 8, 9 to 10 या 11 12 के लिए, सभी लोगों के लिए ये एकदम रामबाण है दोस्तों। इसे पूरा अंत तक जरूर देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत और एवं पाकिस्तान के बीच दूसरी बार सैन्य संघर्ष कब हुआ? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी 1965 में। पहली बार तो 47-48 में हुआ था। 72 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत पाकिस्तान। दोस्तों ताशकंद कहाँ है? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है वर्तमान में। और ये समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता तो 10 जनवरी 1966 को हुआ था। किनके बीच? तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान के बीच हुआ था दोस्तों यह समझौता, ताशकंद समझौता। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न आगे हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। आप देखिए यहाँ पे, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था दोस्तों। अब 73 नंबर प्रश्न देखिए, ताशकंद समझौते के वक्त सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस समय सोवियत संघ का ही वो पार्ट था ताशकंद। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एलेक्सी कोशिन। एलेक्सी कोशिन ये ताशकंद समझौते के वक्त सोवियत संघ के प्रधानमंत्री थे। 74 नंबर प्रश्न देखिए, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई थी? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 1966। तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 1966 में ही ताशकंद समझौते के दौरान हो गई थी। दोस्तों 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता होता है उज्बेकिस्तान की राजधानी में 1966 ईस्वी में। और मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया कि दिल का दौरा पड़ने से लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई ताशकंद समझौते के ही दिन रात्रि 1 बजे के आसपास। चलिए आगे बढ़ते हैं और 75 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा सैन्य संघर्ष कब हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा संघर्ष आपको बताना है, तो बी 1971 में हुआ दोस्तों। शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? शिमला समझौता तो सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ दोस्तों शिमला समझौता। कब हुआ था शिमला समझौता? तो 2 जुलाई 1972 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 की लड़ाई के बाद आप देख रहे हैं दोस्तों, हर लड़ाई के बाद एक समझौता हो रहा है शांति से रहने का। और इस शिमले समझौते में यह तय हुआ था कि भारत और पाकिस्तान अपने आंतरिक मामले को आपस में ही सुलझाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं उठाएंगे कश्मीर के मुद्दे को भी। तो कब हुआ था शिमला समझौता? तो 2 जुलाई 1972 ईस्वी को हुआ था। 77 नंबर प्रश्न देखिए, कारगिल युद्ध कब हुआ? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 1999 में हुआ कारगिल युद्ध। 78 देखिए, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? तो ऑप्शन ए मई 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। 79 देखिए, भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया? तो सही उत्तर है ऑप्शन है मई 1998 में। 98 में ठनका दिया परमाणु बम।
98 में भारत ने दूसरा परमाणु बम परीक्षण कब किया? तो मई 1998 में। चलिए 80 देखिए, चीन ने परमाणु परीक्षण कब किया? तो चीन ने 1964 में किया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री ने। 82 नंबर देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या थे? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण। ये तीनों थे दोस्तों। 83 देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। 84 देखिए, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो 84 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 85 देखिए, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? तो बी, गुप्त काल। 86 देखिए, कौन सी संवैधानिक संस्था राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करती है? कौन सी संवैधानिक संस्था है दोस्तों जो राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करती है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, चुनाव आयोग। 87, योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन है 1950 ईस्वी में। 88 देखिए, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। बी सही उत्तर है। 89 देखिए, योजना आयोग को कब भंग कर दिया गया? योजना आयोग को कब भंग कर दिया गया? तो ऑप्शन ए, दिसंबर 2014 में। दिसंबर 2014 में योजना आयोग को बंद कर दिया गया, भंग कर दिया गया। ठीक है। 90 देखिए, योजना आयोग के स्थान पर कौन सी नई संस्था स्थापित की गई? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, नीति आयोग। 91 देखिए, नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो नीति आयोग की स्थापना की गई दोस्तों ऑप्शन ए, जनवरी 2015 में। 92 देखिए, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो सी, प्रधानमंत्री होते हैं। 93, किस राज्य में पॉक्सो इंडिया इस्पात संयंत्र का विरोध प्रदर्शन हुआ? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। 94, आज़ादी के बाद भारत में विकास के किस मॉडल को अपनाया गया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, समाजवादी मॉडल। वर्तमान में भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो सी सही उत्तर है, बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है। 96 देखिए, गुजरात तथा महाराष्ट्र नामक दो नए राज्य कब अस्तित्व में आए? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1960 में। 97, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? तो ऑप्शन बी सही उत्तर है, 1966 ईस्वी में। 98 देखिए, पूर्वोत्तर राज्यों में असम से अलग होकर सबसे पहला राज्य कौन सा बना? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, नागालैंड। नागालैंड किस राज्य से अलग होकर बना है? तो असम से। 99, भाषा के अलावा प्रशासनिक एवं क्षेत्रीय असंतुलन के आधार पर 2000 में किन राज्यों का गठन हुआ? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 2 पर 3 गो 0, 3 गो राज्य का गठन हुआ, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। बिहार से संबंधित है झारखंड, तो पूछा जाता है झारखंड का निर्माण कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ दोस्तों, याद रखिएगा। 100 नंबर प्रश्न, हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? तो ए, निजाम कहा जाता था दोस्तों। 101 नंबर प्रश्न, हैदराबाद का विलय भारत में कब हुआ? तो बी, 1948 में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 102 नंबर प्रश्न है दोस्तों, श्वेत रक्त कण का जीवन काल है।
श्वेत रक्त कण का जीवन काल आपको बताना है, तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 14 से 20 दिन। कई जगह 12 से 20 दिन भी लिखा होता है, तो ये उत्तर आपका सही है। और अगर लाल रक्त कण का पूछा जाए तो 20 से 120 दिन। ऑप्शन ए में जो देख रहे हैं यह लाल रक्त कण का जीवन काल है, और बी में जो देख रहे हैं वो प्लेटलेट्स का जीवन काल है। लगभग 3 से 5 दिन तक प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है। अब चलिए 103 नंबर प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति की जमानत राशि कितनी है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी 15,000। 104 लेटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए उपजाऊ है? लेटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए उपजाऊ है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी काजू। दोस्तों, लेटेराइट मिट्टी में कपास, चाय, कॉफी, रबर, नारियल इत्यादि की खेती भी की जाती है। इनकी खेती के लिए भी लेटेराइट मिट्टी को अच्छा माना जाता है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आइए दोस्तों 105 नंबर प्रश्न देखते हैं। उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। अगर पूछा जाए लोकप्रिय सदन किसे कहते हैं, तो लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहते हैं। लोकप्रिय, लोकसभा। 106 देखिए, प्रत्येक नागरिक को अदालतों के माध्यम से कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो ऑप्शन बी न्याय का अधिकार। 107 देखिए, शिक्षा किस सूची का विषय है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। कितनी सूचियां है? अनुसूची 7 में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है। दोस्तों, 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, जिसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। 107 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। 108 के फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाती है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी कमजोर हड्डी। गेट ग्रेडियंट, गेट सक्सेस। टीपू सुल्तान किस राज्य से संबंध रखते थे अथवा टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी मैसूर के। 110 नंबर प्रश्न है दोस्तों। सूरत बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित है? तो ए पश्चिमी तट सही उत्तर है। तो दोस्तों 111 नंबर समय अंतराल का एसआई मात्रक क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सेकेंड होता है समय अंतराल का। और लैम्डा जो देख रहे हैं ये तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है। और फ्रीक्वेंसी का क्या होता है दोस्तों? तो फ्रीक्वेंसी का होता है हर्ट्ज। और आयाम मीटर जो आप देख रहे हैं दोस्तों, एम्पलीट्यूड, उसका यूनिट होता है मीटर। और डेसिबल देख रहे हैं या ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं 112 नंबर प्रश्न। सर्पी घर्षण बल एवं लोटनी घर्षण बल में किसका मान कम होता है? ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सर्पी घर्षण बल क्या होता है और लोटनी घर्षण बल क्या होता है? तो सर्पी घर्षण बल होता है ससरना, और लोटनी का मतलब होता है गुरक गुरक के चलना। जैसे गैस के सिलेंडर को आप गुरका करके, है ना, मूव करा करके, घुमा करके आगे की तरफ बढ़ाते हैं, तो वो लोटनी घर्षण बल हो गया। अगर आप घसीटिएगा, उसको खींचिएगा, तो सर्पी घर्षण बल हो जाएगा। तो किस में आपको कम बल लगाना पड़ेगा? तो लोटनी में कम बल आपको लगाना पड़ेगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लोटनी घर्षण बल का मान कम होता है। चलिए, और यहाँ देखिए नोट में सर्पी घर्षण बल का मान स्थैतिक घर्षण बल से कम होता है। तरल पदार्थ द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण कहते हैं। 113 देखिए, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर को क्यों होती है? प्रोटीन की आवश्यकता शरीर को क्यों होती है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई शरीर की वृद्धि के लिए और रोगों से लड़ने के लिए। ठीक है, बी और सी दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। 114 देखिए, दूध और जल के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी निस्यंदन। 115 देखिए, पैकेट बंद दूध को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? तो बी पाश्चुरीकरण किया जाता है।
116 देखिए, नर और मादा युग्मक के संयोजक की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, निषेचन कहा जाता है। 117, जो जंतु सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो बी, अंडप्रजक कहा जाता है। 118 देखिए, निम्न में से किसके आवाज की आवृत्ति सबसे अधिक है? इन चार ऑप्शंस को आपको पढ़ना है और बताना है किसके आवाज की आवृत्ति सबसे अधिक होगी, फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, छोटी बच्ची की आवाज। 119 देखिए, ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? तो ए, आयाम पर। 120 देखिए, निम्न में से कौन विद्युत धारा का सुचालक है? विद्युत का सुचालक कौन है? तो सी होगा, पीतल होगा। बाकी सब क्या है? कुचालक है। लकड़ी, रबर, कागज, इनसे होकर बिजली एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाएगी। 121 देखिए, किस ग्रह को प्रभात का तारा कहते हैं दोस्तों? तो शुक्र ग्रह, ऑप्शन डी सही उत्तर है। 122, पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? सचिवालय गोलीकांड भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के दौरान हुआ था, लेकिन कौन सी तिथि थी? 8 अगस्त को तो शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, लेकिन पटना में सचिवालय गोलीकांड जिसमें 7 लोग शहीद हुए थे वो कब हुआ था? तो बी, 11 अगस्त 1942 को हुआ था दोस्तों। 123, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह क्या है? वह क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। बी सही उत्तर है। 124 देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत शामिल नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर कौन सा ऐसा है इन ऑप्शंस में से जो शामिल नहीं है? तो डी, अंतर्देशीय पत्र। 125, जनगणना की जाती है। जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पे की जाती है? तो बी सही उत्तर है, प्रत्येक 10 वर्ष। 126 देखिए, इतिहास में किसका महत्व होता है? तो सी, तिथियों का महत्व होता है। 127, किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था? तो औरंगजेब ने लगाया था। हालांकि दोस्तों भारत में पहली बार कुतुबुद्दीन ऐबक ने जजिया कर लगाया था, लेकिन अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया, लेकिन पुनः 1575 ईस्वी में अकबर ने इसे चालू कर दिया। इसके बाद 1579-80 ईस्वी में पुनः समाप्त कर दिया गया। फिर औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को शुरू कर दिया। जजिया कर एक धार्मिक कर था जो गैर मुस्लिम को देना होता था, मुस्लिम शासकों को उनके क्षेत्र में रहने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 128 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस सिख गुरु ने किया? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया। इस नंबर प्रश्न है, भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, 13.7%। 129 नंबर प्रश्न देखिए, 13.7% ए सही उत्तर है। चलिए 130 नंबर देखते हैं। टाइम पत्रिका द्वारा गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर कब घोषित किया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1930 ईस्वी में गांधी जी को टाइम पत्रिका द्वारा मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। 131 नंबर प्रश्न देखिए, बंग भंग आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1905 ईस्वी में हुआ था दोस्तों बंग भंग आंदोलन का शुरुआत। 132, महात्मा गांधी ने किसके विषय में निम्न शब्द कहे थे? ये असफल हो रहे बैंक का उत्तर तिथीय चेक है। तो क्रिप्स मिशन सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। 132 का ए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 133 देखिए, स्वराज दल का संस्थापक कौन था? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास। स्वराज दल के संस्थापक चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो ऑप्शन सी, हरिपुरा अधिवेशन में। हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस
कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 135 महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर ने। 136 जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन बी लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। ऑप्शन बी सही उत्तर है 136 नंबर प्रश्न का। 137 राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब आरंभ किया गया? ऑप्शन सी 1991 ईस्वी में राष्ट्रीय पेयजल मिशन आरंभ किया गया। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 ईस्वी सही उत्तर है। कब खत्म हुआ था? 1918 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1939 ईस्वी में। कब खत्म हुआ था? 1945 ईस्वी में खत्म हुआ था। भारत का समाज कैसा है? भारत का समाज कैसा है? तो बी पितृ प्रधान। 140 जिमरी लीग का विशाल राजमहल कहाँ स्थित है? तो सी माही में। रोमन 141 देखिए, रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा थी। रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो बी लैटिन थी। जूलियस सीजर था। जूलियस सीजर कौन था? तो ए सेनापति था। 143 देखिए, यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुए? इटली में। ए सही उत्तर होगा। 144 ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी ग्रिगोरी को। ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? तो ग्रिगोरी को। 145 देखिए, कविता कृष्णा से छोटी है, कृष्णा मीना से छोटी है। ये दोस्तों इस प्रकार से आप बना सकते हैं। दोस्तों 145 नंबर प्रश्न है रीजनिंग का। कविता कृष्णा से छोटी है तथा कृष्णा मीना से छोटी है, सीमा कविता से छोटी है, तो सबसे छोटी कौन है? तो आप इसको ऊपर नीचे करके लिखिए। जो सबसे बड़ी है उसको ऊपर लिखिए, जो छोटी है उसको नीचे लिखिए। कविता कृष्णा से छोटी है तो कृष्णा ऊपर लिखाएगा, ठीक है। उसके नीचे लिख दीजिए कविता। फिर आगे पढ़िए, कृष्णा मीना से छोटी है तो कृष्णा के भी ऊपर कौन लिखिएगा? मीना लिखिएगा। और यहाँ देखिए सीमा कविता से छोटी है और कविता के नीचे क्या लिख दीजिएगा? सीमा लिख दीजिएगा। तो सबसे छोटी कौन है? तो सीमा है सबसे छोटी, ठीक है दोस्तों। तो डी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। सीमा जो है वो सबसे छोटी है। 145 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन डी। इसी प्रकार से आइए हम लोग देखते हैं 146 नंबर प्रश्न। इसको भी ऐसे ही ऊपर नीचे लिख के बनाइए, तब आपसे आसानी से बन जाएगा। सुमन का जन्म पवन से पहले हुआ। सुमन का जन्म जो है पवन से पहले हुआ है। तो देखिए यहाँ पे सुमन का पहले हुआ, उसके बाद पवन का हुआ, लेकिन राजन के बाद हुआ है। मतलब सुमन से भी पहले किसका जन्म हुआ है? राजन का हुआ है। सीमा का जन्म पवन के बाद, लेकिन अतुल से पहले। पवन के बाद सीमा और यहाँ पे अतुल हो गया, ठीक है। तो सबसे बाद में किसका जन्म हुआ? तो अतुल का जन्म हुआ, ठीक है। इस तरीके से आप लिख के इसको आराम से बना सकते हैं। दोस्तों 147 नंबर प्रश्न में देखिए, किसी कोड में NAUGHT को THGUAN लिखा जाता है तो LABOUR को क्या लिखा जाएगा? तो आप क्या देख रहे हैं? NAUGHT को उलट के लिख दिया, T पहले, H बाद में, फिर GUAN। तो वैसे ही लेबर को उलट दीजिए, R पहले, फिर U, फिर O, फिर B, फिर A, फिर L। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है? तो B सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन B। अब आइए 148 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि एक कूट भाषा में LIEUTENANT को ये लिखा जाता है, जो नंबर आप देख रहे हैं, तो उसी कूट भाषा में मैंगो को किस प्रकार से लिखेंगे? तो जैसा कि दोस्तों मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया कि आप A से Z तक के सभी लेटर्स को याद कर लें। इसका मैंने दो तरीका बताया, एक तो इजोटी, ठीक है, EJOTY 5, 10, 15, 20, और दूसरा तरीका बताया मैंने, एक ट्रिक बताया कि किस प्रकार से H को 8 की तरह लिखते हैं, T 20 करेंगे, M को 13 याद रखेंगे। आप उस वीडियो को देख लीजिए दोस्तों, तो पूरा ट्रिक आपको याद हो जाएगा अल्फ़ाबेट को याद करने का। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पे, तो
तो मैं ट्रिक वाला वीडियो आपको सेंड कर दूंगा, अल्फ़ाबेट को कैसे याद करें। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे एल, एल कितना होता है 12 होता है, तो देखिए एल के सामने यहाँ 12 लिखा हुआ है, एल का कोड। फिर आई, आई के लिए क्या लिखा है 3 लिखा हुआ है। तो अब आप सोचिए कि आई 3 कैसे होगा, तो ए ई आई ओ यू वोवेल होता है, ए पहला वोवेल है, ई दूसरा वोवेल है और आई तीसरा वोवेल है। तो इसी रूल से यहाँ पे 3 हो गया है। आई के बाद ई है, ई दूसरा वोवेल है, तो 3 के बाद आप देख रहे हैं कि 2 हो गया है। और यू, यू का नंबर क्या होता है 21 होता है, तो यू की जगह 21 है। टी 20 होता है, तो टी की जगह 20 हो गया। उसके बाद फिर ई, तो फिर ई के लिए यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया, है ना। उसके बाद एन, एन कितना होता है 14 होता है, तो 14 हो गया एन के लिए। ए के लिए फिर 1 हो गया, है ना। फिर एन के लिए 14 हो गया, फिर टी के लिए 20 हो गया। तो इस पैटर्न पे चल रहा है। तो इसी प्रकार से आप जब इसको लिखिएगा तो क्या हो जाएगा 148 का सी हो जाएगा। कैसे, तो एम 13 हो गया और ए तो पहला वोवेल है, तो ए के लिए 1 हो गया। और एन का 14 होता है, तो 14 हो गया। और जी का 7 होता है और ओ चौथा वोवेल है, तो सी सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए 149 नंबर प्रश्न देखिए, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो सही उत्तर है ऑप्शन सी शक्तिकांत दास। 150 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। इन ऑप्शंस में से बताना है, काफ़ी आसान प्रश्न। कमेंट के माध्यम से हमें प्रश्न संख्या के साथ उत्तर जरूर बताएं दोस्तों। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़। तो दोस्तों ये चौथा सेट था 150 प्रश्नों का। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें। पासिंग मार्क्स क्या रहने वाला है, तो जनरल कैंडिडेट्स को 40%, 60 अंक, बीसी को 36.5%, 54.75 अंक लाना है, ईबीसी को 34%, 51 अंक लाना है, एससी एसटी को 32%, 48 अंक लाना है और फीमेल कैंडिडेट को 32%, 48 अंक लाना है। तो दोस्तों ये चौथा टेस्ट सीरीज था। यदि आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में देखिए 5वां टेस्ट सीरीज। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।